प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल PS क्लासेस पर, जिस पर आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि जब किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है, तब उस पर बल युग्म का आघूर्ण किस प्रकार उत्पन्न हो जाता है और इस बल युग्म के आघूर्ण का मान कितना आता है। तो इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और करते हैं कुछ पिछली चर्चाओं से शुरू। तो पिछली चर्चाओं का मतलब इस बात से है कि स्टूडेंट कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया था कि जब किसी आवेश को या आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र के भीतर रखा जाता है, तब उस आवेश पर एक बल कार्य करने लगता है जिसे विद्युत बल कहते हैं। ठीक है, तो आइए उसी बल के बारे में हम जानते हैं। पहले हमने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़ाया था। इसका फार्मूला आया था E बराबर F/Q0, जहाँ F क्या है? परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल है। परीक्षण आवेश कहाँ था? जब हमने पढ़ाया था आपको, परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र के भीतर रखा था और उस पर क्या लग रहा था? ये विद्युत बल लग रहा था। तो इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाया था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाया था। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं इसी फार्मूले से अगर मैं F का मान निकालना चाहूँ तो मैं करूँगा क्या? समझें कि अगर मैं इस F E के नीचे अगर मैं बन मान लूँ, क्या मान लूँ? बन मान लूँ। ठीक है, तो बन मानने पे क्या होगा कि अगर फिर मैं F की गुणा बन से कराऊंगा तो F आ जाएगा, और E की गुणा जब मैं Q0 से करूँगा तो क्या आएगा? Q0 E आ जाएगा। समझ रहे स्टूडेंट? यानी F का जो मान आएगा, यानी लगने वाला जो वैद्युत बल है वैद्युत क्षेत्र में, उसका मान कितना आएगा? Q0 या Q0 E के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में। अगर मैं परीक्षण आवेश की जगह, ये जो Q0 है या Q0 है, इसकी जगह अगर मैं किसी बिंदु आवेश को लूँ, किसको लूँ? बिंदु आवेश को, तो क्या होने वाला है कि कहने का मतलब मेरा ये है, इस परीक्षण आवेश की जगह इसकी जगह, ठीक है, अगर मैं कोई बिंदु आवेश लूँ जैसे Q, तो इसका मान कितना हो जाएगा? बराबर F बराबर QE के बराबर हो जाएगा। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य स्टूडेंट ये है कि जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर रखा जाता है तो उस पर लगने वाले विद्युत बल का परिमाण जो कितना होता है? QE के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बात आपको हमने समझाई, और ये क्यों समझाई है, इस चीज़ का हमारे इस आर्टिकल से क्या रिलेशन है, ये हमें अभी देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखिए, हमने बताया कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। AB क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। बात समझ आ रही है? कहने का तात्पर्य ये है स्टूडेंट कि AB क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, और जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। एक समान वैद्युत क्षेत्र का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? पहले आपको ये बता दें। देखिए, जब भी वैद्युत बल रेखाएं यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ही डायरेक्शन में हो, यानी उनके चलने की जो दिशा, यानी जो एरो के निशान है सब एक ही दिशा में हो। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, इन जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये इनके बीच की दूरी सभी रेखाओं के आपस में दूरी क्या हो? बिल्कुल बराबर हो। ठीक है, तो ऐसा विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है? एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक बार फिर समझें कि एक समान विद्युत क्षेत्र की परिभाषा अगर आपको एग्जाम में लिखने आ जाएगी, एक समान विद्युत क्षेत्र को परिभाषित कीजिए, तो आप बताएंगे कि जब विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में मूव कर रही हों, अर्थात चल रही हों, और उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परस्पर आपस में दूरियाँ क्या हो? बिल्कुल इक्वल हों। ठीक है, तो ऐसा विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है बेटा? एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और है कि जिधर कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं चल रही होती हैं, जैसे इधर को चल रही हैं, सब इधर को चल रही हैं, तो बेटा ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, और हम बात करें इस साइड की, फिर ये क्या? ये है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा। समझ में आ रही है? ये विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा है। ठीक है, और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, तो अब हम बताएं आपको कि हम बता रहे थे कि AB एक क्या है बेटा? वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, जो एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है।
ठीक है, जिसके ए सिरे पर क्या प्लस क्यू आवेश है और बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है बेटा 12 है। ये आप पहले से भी जानते हैं कि आवेशों के विद्युत द्विध्रुव के जो आवेशों के बीच की दूरी होती है अर्थात विद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो 12 के बराबर होती है। ठीक है, अब जैसे ही विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के भीतर रखा जाता है, बात समझ रहे हैं, जैसे ही विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के भीतर रखा जाता है तो इस प्लस क्यू आवेश पर और माइनस क्यू आवेश पर एक बल कार्य करने लगता है। क्योंकि अभी हमने बताया था कि जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है, उसका परिमाण कितना होता है क्यू ई के बराबर होता है। ठीक है, अब ये बल किस प्रकार का होता है उसके बारे में और जान लें। तो इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट ये याद रखना कि जब भी प्लस क्यू आवेश पर बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, यानी ये जो बल की डायरेक्शन है, और समझ आ रही है, यानी ये जो F1 है इसका मान क्या क्यू ई है और वो इसकी दिशा क्या है इस ओर को है, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। यानी ये लाइनें क्या बतानी विद्युत क्षेत्र, तो बल की डायरेक्शन का भी बल के लिए तैयार करती है इसी ओर को है, समझ आ रही है। यानी प्लस के आवेश पर जो लगने वाला विद्युत बल है उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, जबकि माइनस के आवेश पर जो लगने वाला बल होता है ये F2 है। क्या बेटा F2 है। ठीक, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है, यानी ठीक है, यानी F1 का जो मान आएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में आएगा और F2 का मान जाएगा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में आएगा। ठीक है, यानी दिशाएं तो इनकी अलग अलग हैं, ठीक है, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, ये विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है, लेकिन बेटा ये एक नोटिस करने वाली बात ये है कि इनका जो मैग्नीट्यूड यानी परिमाण भी बिल्कुल बराबर है, ये भी क्यू ई है और ये भी बेटा क्यू ई है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब किसी विद्युत ध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। क्या कार्य करने लगता है? बलयुग्म कार्य करने लगता है। युग्म मतलब जोड़ा, यानी एक बल ये यानी F1, एक बल ये यानी F2। ठीक है, और ये जो बलयुग्म है तो इस द्विध्रुव को करता क्या है कि इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, मतलब इस टाइप से इसको घुमाने का प्रयास करता है। बात समझ में आई? एक बार फिर समझिए कि जब इस पर ये फोर्स लग रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा में ये क्यू ई इसके कारण, और दूसरा क्या है F2 क्यू ई ये विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है, तो ये बल क्या करेंगे आपस में मिलने के बाद एक बलयुग्म का निर्माण करेंगे और निर्माण करने के बाद ये इसको इस दिशा में लाने का या संरेखित करने का प्रयास करेंगे। किस दिशा में? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, तो देखिए क्या है अपनी थ्योरी पढ़ते हैं। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश स्थित है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। माना यह वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र ई में ई की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, जैसे कि स्टूडेंट में आपको बता रहा था। ठीक है, अब प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल F1 क्या आएगा बेटा? क्यू ई आएगा, यानी ये वाला जो F1 है इसका मान क्या आएगा? क्यू ई आएगा, और ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है विद्युत क्षेत्र की दिशा में। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। ठीक, अच्छा माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल F2 का परिमाण भी बेटा देखो सेम है, क्यू ई है, लेकिन ये क्या है बेटा? ये विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। ठीक है, बस समझ में आई? आगे चलते हैं अपने आर्टिकल की ओर। देखिए आगे क्या है, मैंने लिखा है बल F1/F2 के मान आपस में बराबर। आप देख रहे हैं Q1 और F1 और F2 के मान क्या है? QE और QE है। ठीक है, तो बल F1/F2 के मान आपस में बराबर तथा दिशाओं में विपरीत हैं। ठीक है, और इन बलों की क्रिया रेखा भी भिन्न भिन्न है। क्रिया रेखा क्या होती है बेटा? अभी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अतः ये एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। युग्म मतलब जोड़ा, तो बलों का जोड़े तो बन गया, एक धनावेश पर लग रहा है एक ऋणावेश पर लग रहा है, तो बेटा दो बल हो गए, और दो का मतलब क्या होता है? युग्म। ठीक है, तो अतः ये एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, कौन? ये बल आपस में मिलकर। ठीक है, जो विद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब ये दोनों बल मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करेंगे, ठीक है, तो वो बल युग्म जो होगा इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करेगा। बस समझ में आई? इस टाइप से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, तो बल युग्म का आघूर्ण का जो फार्मूला होता है आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, वो होता है बल गुणा लंबवत दूरी। बल गुणा लंबवत दूरी, यानी बल गुणा लंबवत दूरी।
लेकिन आपको अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा समझाने के लिए मैंने बल की जगह लिखा बल ही है, लेकिन थोड़ा आपको अच्छा लगे इसलिए मैंने क्या लिखा, किसी एक बल का परिमाण, किसी एक बल का परिमाण, यानी बल लिखिए या किसी एक बल का परिमाण लिखिए, दो सब बात नहीं, एक ही बात है, दोनों का अर्थ एक ही है। बस आपको ऐसा लिखने से आपको अच्छा समझ में आएगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। तो टो बराबर है बेटा किसी एक बल का परिमाण इंटू लंबवत दूरी। तो किसी एक बल का परिमाण, चाहे तो आप ये क्यू ये वाला परिमाण ले लो, चाहे ये वाला परिमाण लो, है तो सेम बेटा। तो मैंने क्या लिया, एक ये वाला मान लिया क्यू ले रखा है, ठीक है, बल का परिमाण। लंबवत दूरी क्या है बेटा, अब लंबवत दूरी आपको डायग्राम से पता चलेगी। तो लंबवत दूरी कैसे पता चली, डायग्राम से कैसे जानेंगे, ये भी आज मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। कभी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी कि लंबवत दूरी कैसे देखी जाती है, ठीक है। तो फार्मूले में अपना बल गुणा लंबवत दूरी, तो जो लाइन बल के साथ, ठीक है, जो लाइन बल के साथ, यानी बल की डायरेक्शन ही है, बल की दिशा ही है, जो रेखा इसके साथ 90 अंश का कोण बनाएगी, कितने अंश का कोण बनाएगी, 90 अंश का कोण बनाएगी, ठीक है, तो वो रेखा क्या कहलाएगी, या वो डिस्टेंस क्या कहलाएगी, वो लंबवत दूरी कहलाएगी। बात समझ में आ रही है। यानी देखिए बल की दिशा तो ये है, तो फिर लाइन कौन सी, ये जो AC आ रही है, बात समझ में आ रही है। यानी AC जो लाइन है इसके साथ, इस बल की रेखा के साथ कितने अंश का कोण बना रही है, 90 अंश का कोण बना रही है, ठीक है। तो आपकी AC क्या है बेटा, लंबवत दूरी है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि लंबवत दूरी किस प्रकार से डिसाइड की जाती है। यानी जो लाइन बल के साथ 90 अंश का कोण बनाएगी वही क्या होती है, आपकी लंबवत दूरी होती है, ठीक है। बात समझ में आई। आइए देखते हैं अब ये जो लंबवत दूरी AC है इसका मान कितना होता है, इसको हम निकालेंगे। ये समकोण त्रिभुज बनाया है, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। ये जो त्रिभुज है आपका समकोण त्रिभुज, इसमें हमने क्या किया है, त्रिकोणमितीय अनुपात लगाया है साइन थीटा का। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब बात यह है कि इस ट्रायंगल में लंब कौन है और कर्ण कौन है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, तो थीटा के सामने लंब यानी ये वाली भुजा आ गई आपकी AC, क्या आ गई, थीटा के सामने लंब होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इसको याद कर लें। थीटा के सामने लंब होगा तो लंब क्या बेटा आपका AC है, तो बेटा AC आ गया, ठीक है। अब कर्ण क्या होता है, कर्ण होता है 90 अंश के सामने वाली भुजा, यानी समकोण के सामने वाली भुजा। तो समकोण बेटा ये भी है, बात समझ में आ रही है। तो इसके सामने मुझे कौन सी भुजा पड़ रही है आपकी, बात समझ में आ रही है, कौन सी पड़ रही है, AB पड़ रही है, तो बेटा ये आपका AB आ गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब मैंने क्या किया, साइन थीटा को ऐसी कॉपी किया, AC को भी ऐसी कॉपी किया, क्योंकि AC का मुझे वैल्यू निकालनी, AB का मान मुझे पता है, AB क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, इसके बीच की दूरी क्या होती है बेटा 12 होती है, तो AB का मान 12 आ गया, ठीक है। अब मैं इसके वन मान के मैं क्रॉस गुणा करूँगा आपके लिए, तो AC हो जाएगा, और ये 12 की वाला साइन थीटा हो जाएगी तो 12 साइन थीटा हो जाएगा। तो AC का मान इस प्रकार क्या निकाला गया बेटा, 12 साइन थीटा निकाला गया। बात समझ में आ रही है। आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आइए अब चलते हैं अपनी परिभाषा की तरफ। क्या लेंगे थी, ठीक है। तो मैं इसको समझा रहा था कि मैं आपको बता रहा था कि बल की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न, इसने कहा है क्या, भिन्न भिन्न है। ये इसका मतलब क्या है, मैं इस चीज़ को आपको बताना चाहता हूँ कि ये इसकी वास्तविकता क्या है, ये क्या कहना चाहता है, ये लैंग्वेज क्या कहना चाहती है कि जो बलों की क्रिया रेखाएँ हैं वो रेखाएँ क्या है बेटा, भिन्न भिन्न है, ठीक है। मैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊँगा, आप ज़रा ध्यान से समझें। तो सपोज कर लें कि मान लीजिए कि कभी आपके विद्यालय में कंपटीशन हो गया, या आपकी कक्षा में कंपटीशन हो गया, और आपके स्टूडेंट ने आपके कक्षा के छात्रों को 2 ग्रुप में बांट दिया, समझ रहे हैं बात मेरी, और आपको एक रस्सी दी, रस्सी जानते हैं आप, ठीक है, रस्सी दी, और आपसे आपके कक्षा के 2 ग्रुप बनाए हैं स्टूडेंटों के, उनको आधा आधा डिवाइड करने के बाद उन लोगों से कहा कि आप, मान लीजिए ये रस्सी है, ठीक है, कि आप इसको इधर खींचिए, आप इसको इधर खींचिए, देखते हैं कौन किसको खींच लेगा। बात समझ रहे हैं मेरी बात अभी। यानी मैं बल की क्रिया रेखा बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। तो आपकी कक्षा का एक ग्रुप इस साइड से जोर लगा रहा है इस साइड को, ठीक, दूसरा ग्रुप इस साइड से जोर लगा रहा है इस साइड को, बात समझ में आ रही है। लेकिन बेटा नोटिस करने वाली बात ये, अगर ये लोग इधर को खींचें, ये वाले लोग इधर को खींचें, तो खींच तो एक ही दिशा में रहे हैं, बिल्कुल सीधे में खींच रहे हैं ना एक दूसरे की, यानी रस्सा उनके हाथ में होगा, तो बेटा ये इस साइड को जोर लगाएंगे, ये इस साइड को जोर लगाएंगे, जोर का मतलब बल लगाएंगे कहने का मतलब, ठीक है, फिजिक्स की भाषा में। तो इनके बल की जो डायरेक्शन होगी तो एक ही दिशा में, लेकिन विपरीत दिशा है, ये इस ओर को खींच रहे हैं, ये इस ओर को खींच रहे हैं, लेकिन इनकी जो बल लगाने की दिशा वो एक ही है, बात समझ में आ रही है। जब बल लगाने की दिशा एक ही है
तो ऐसी बलों की जो प्रकृति होती है, यानी ऐसे बलों की जो क्रिया रेखा होती है बेटा वो एक ही होती है। समझ में आ रही है? यानी एक रस्से पे अगर दो ग्रुप अगर फोर्स लगा रहे हैं विपरीत डायरेक्शन में, तो उनकी जो क्रिया रेखा होगी बेटा वो एक ही होगी। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो चलो एक ही बात हुई, तो अब क्रिया रेखा अलग अलग कब होती हैं? आइए मैं उस चीज़ को भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि अब आपके लिए दूसरा ग्रुप और आया है। ठीक है, ये ग्रुप तो इस क्लास का लगा है जिस पर ऑलरेडी पहले से लगा हुआ था। मान लीजिए एक दूसरी रस्सी मान लीजिए आपके लिए ये आई। ठीक है, दूसरी रस्सी आपके लिए ये है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है, अब इस रस्सी पर भी दो ग्रुप लग रहे हैं, एक इधर को खींच रहा है और एक इधर को, यानी एक ग्रुप इधर को फोर्स लगा रहा है इस वाली रस्सी पे और एक ग्रुप इस वाली रस्सी पे इधर को फोर्स लगा रहा है। बात समझ में आ रही है मेरी बात? अब ये क्रिया पहले से हम देख चुके हैं कि इस पर भी दो ग्रुप हैं और एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। अब ये नई रस्सी फिर से आई है, इस पर एक ग्रुप इधर को फोर्स लगा रहा है, दूसरा ग्रुप इधर को फोर्स लगा रहा है। बात समझ में आ रही है? खूब ध्यान से समझें कि दो ग्रुप इधर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं और दो ग्रुप ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इन दोनों बलों, इस ग्रुप की और इस ग्रुप की तुलना करूं, ठीक है, इनकी क्रिया रेखाओं की तुलना करूं, तो इसकी क्रिया बिल्कुल एक ही दिशा में होगी, इसकी क्रिया भी एक ही दिशा में होगी। लेकिन इन दोनों की क्रिया रेखाओं की बात करूं आपस में, बात समझ में आ रही है? तो कुछ बेटा आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा। और रस्सा खींचेगा तो कुछ कैसे खींचेगा? ऐसे खींचेगा, यानी रस्सी में अगर खिंचाव आएगा तो किस टाइप से आएगा? इस टाइप में आएगा। तो बेटा ये डायरेक्शन तो एक दूसरे के सामने नहीं पड़ रही ना, यानी दोनों रस्सियों पर जो क्रिया रेखाएं हैं बलों की वो क्या है बेटा? अलग अलग हैं। बस समझ में आई? कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर ये बल एक दूसरे के अलग लग रहे हैं, यानी एक दूसरे के समांतर लग रहे हैं। ठीक है, समांतर मतलब कि एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटने वाले। ठीक है, तो ये जो क्रिया रेखा है बलों की बेटा ये क्या है? क्रिया रेखाएँ जो अलग अलग हैं। जबकि मैंने एक रस्सी की जो बात करी थी, मान लीजिए वो ये रस्सी मैं ऐसा कर रहा हूँ, जॉइन करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। अब इन पर जो फोर्स लगेगा बेटा ऐसे लगेगा बिल्कुल सीधा। ठीक है, बात समझ में आई? मैं एक ही रस्सी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये दो रस्सी ना समझें, एक ही रस्सी समझें। मान लीजिए दो ग्रुप इसको इस टाइप से खींच रहे हैं, तो बेटा जब ये इस टाइप से खींच रहे होंगे तो इनकी जो दिशा हुई खींचने की बिल्कुल एक सीधी में होगी ना, तो ये जो डायरेक्शन होती है बेटा बलों की क्रिया रेखा एक ही की होती है। ठीक है, यानी इस स्थिति में क्रिया रेखा क्या होती है बेटा? एक ही होती है। ठीक है, लेकिन ये जो स्थिति है बेटा ये वाली, इसमें क्रिया रेखाएँ क्या होती हैं बेटा? भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, इसमें क्रिया रेखाएँ बलों की अलग अलग है। तो हमें यही कंडीशन मिली है। देखो बेटा वो कंडीशन क्या है समझें, देखो ध्यान से मेरी बात, अपने डायग्राम से समझें। देखो एक बल तो लग रहा है बेटा ये F1, दूसरा बल लग रहा है ये F2 इधर को। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये तो अलग अलग है ना, बस में आ रही है, ये तो एक सीध में नहीं पड़ रही, यानी बल F1 F2 की जो डायरेक्शन अलग अलग है, यानी एक सीध में नहीं है। तो ये क्या है बेटा? इनकी क्रिया रेखाएँ क्या अलग अलग है या भिन्न भिन्न है। तो इसी की बात को यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा गया है कि F1 इन बलों की क्रिया रेखाएँ क्या बेटा? भिन्न भिन्न है। बस में आ रही, जबकि इन बलों के परिमाण तो आपस में बराबर हैं, बस में क्यू ही है, लेकिन इन क्रिया रेखाएँ बेटा क्या है? अलग अलग हैं। ठीक है, एक लग रहा है वहाँ पर फोर्स, एक लग रहा है यहाँ पर फोर्स। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा कि बलों की क्रिया रेखा कब एक दिशा में होती है, कब भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं अपने आर्टिकल की ओर। ठीक, अब क्या है देखिए समझें, मैं फार्मूला लगाया था बल आघूर्ण का, वॉल्यूम के आघूर्ण का बल गुणा लंबवत दूरी। ठीक है, तो बल के लिए मैंने क्या समझाता है अभी आपको, मैंने एक परिमाण ले रखा है, मान लीजिए ये वाला क्यू मैंने परिमाण, चाहे आप इसको समझ सकते हैं, ये क्यू लिया, बल का परिमाण बोला है ना, किसी एक बल का परिमाण, हमने मान लीजिए F2 का परिमाण ले रखा है, F1 का परिमाण लेंगे है तो क्यू के बराबर ही। लंबवत दूरी आपकी क्या है बेटा? AC है। क्या है? AC है। और AC का मान बेटा मैंने अभी आपको निकाल कर दिखाया क्या है? 12 sin थीटा। तो AC का क्या लिख दिया बेटा? 12 sin थीटा लिख दिया। ठीक है, अब मैंने इसको थोड़ा और इससे छेड़खानी करी, कैसे? देखिए इस क्यू आपका ये आएगा 12, मैंने ये निकाल दिया। ठीक है, तो क्यू को 12 को मैंने बेटा साथ साथ जब लिखा क्यू को 12 को, ठीक है, तो आपका बचा क्या? आपका बचा बेटा ये ई बचा और ये आपका साइन थीटा बचा। तो ई साइन थीटा बेटा आपका ये आ गया, और ये वाला क्यू और ये 12 जो है बेटा आपका ये आ गया। ये ऐसे मैंने क्यों किया बेटा? क्योंकि मैं जानता हूँ, ये आपको मैंने भी पढ़ाया है कि क्यू इंटू 12 वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का क्या ये गुणनफल है, और ये गुणनफल का क्या होता है बेटा? पी के बराबर होता है। ये क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यानी क्यू गुणा 12 का मतलब क्या है? पी है, और पी क्या? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं कि तो आपका ये आ गया, और इस टोटल इसकी वैल्यू की जगह क्या आ गया बेटा? आपका पी आ गया। ठीक, और ई साइन थीटा बेटा आपका ये आ गया। ठीक है, और इसका सदिश रूप देखना चाहें तो टो इजिकल टू पी
क्रॉस ई। ठीक है स्टूडेंट, गलती से ये मत कर देना ई क्रॉस पी मत कर देना। अगर यहाँ पे ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस चीज़ को मानने की बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये कैसे लिखा गया, जैसे कक्षा 11 में हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। कक्षा 11 की बात है बेटा, आप सोच रहे होंगे सर रुलाओगे क्या, कक्षा 12 की बात कर रहे हो। ठीक है, अब कहाँ इसकी बात याद रहेगी, लेकिन मैं फिर से चलो बताता हूँ अगर आपको याद नहीं रही है तो। देखिए ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ए क्या है, वेक्टर ए का परिमाण है, बी क्या है, वेक्टर बी का परिमाण है, और देखिए थीटा क्या है, वेक्टर ए और बी के बीच का कोण है। बात समझ में आ रही है, यानी कुछ इस टाइप से आप लोगों ने पढ़ा। मान लीजिए ये वेक्टर क्या है आपका, इसको काटते हैं, ये वेक्टर मान लीजिए क्या आपका ए है, और ये वेक्टर आपका क्या है बेटा, बी है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या है कोण बेटा, थीटा है, ये थीटा। तो इसी को हम लिखते हैं बेटा क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इजिकल टू ए बी साइन थीटा। थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है। तो लेकिन आज अपनी बात क्या है, अपनी तो ए बी के रूप में नहीं, अपनी पी क्रॉस ई के रूप में। तो हम जानते हैं कि ए बी साइन थीटा को क्या ले सकता हूँ, ए क्रॉस बी ले सकता हूँ, या ए क्रॉस बी को क्या ले सकता हूँ, ए बी साइन थीटा ले सकता हूँ, क्योंकि इक्वल है ना बेटा, ये क्या एक दूसरे इक्वल है। ए बी साइन थीटा को मैं क्या ले सकता हूँ, ए क्रॉस बी ले सकता हूँ, या यूँ कहिए कि ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा ले सकता हूँ। तो हमने क्या किया है कि ए क्रॉस बी को, ठीक है, ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा के रूप में लिखने के बाद, यानी ये जो आपका यहाँ पर समझे मेरी बात को ध्यान से देखो, समझो, ए की जगह क्या आपका बेटा देखो पी है, ए की जगह क्या पी है, और जो आपका बी है क्या है बी, तो बी की जगह क्या है बेटा ई है। बात समझ में आई, ठीक। तो इस वजह जब ए क्रॉस बी को हम ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं, तो पी क्रॉस ई को क्या लिखेंगे बेटा, हम पी ई साइन थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पी ई साइन थीटा लिखेंगे। या यूँ कहिए पी ई साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, पी क्रॉस ई लिखेंगे। बात समझ आ रही है, पी क्रॉस ई। अब मैं बता रहा था कि इसको ई क्रॉस पी लिखने से क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि सदिश राशि है, इसकी दिशा पे बहुत निर्भर करती है। यानी कि तो क्या है, वॉल्यूम का आघूर्ण है, ये बेटा एक सदिश राशि है, इसकी दिशा देख करके बताएंगे कि पी क्रॉस ई ज़्यादा बेटर है, ई क्रॉस पी ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अपने डायग्राम की तरफ को। ठीक है, देखिए ये ए बी क्या है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और वैद्युत द्विध्रुव की भी एक परिभाषा है कि वो भी एक सदिश राशि है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी पी क्या है, एक सदिश राशि है जिसकी दिशा क्या होती है बेटा, माइनस आवेश से धन आवेश की ओर होती है, यानी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। मतलब ये मान लीजिए एरो का जो चिन्ह है ये क्या है, इस पी की, बात समझ में आ रही है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है, क्या है, दिशा। ठीक, और वह कैसे होती है, माइनस आवेश से, यानी ऋण आवेश से प्लस आवेश की ओर, यानी धन आवेश की ओर होती है। तो ये किसकी डायरेक्शन होगी बेटा, ये किसकी डायरेक्शन है, समझो, इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, यानी पी की डायरेक्शन है, पी है ये बेटा। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, ये किसकी डायरेक्शन है, ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है। देखो सब लाइन इसी लाइन से हैं, तो ये सब ये क्या की डायरेक्शन है बेटा, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये हुआ आपकी पी की डायरेक्शन, ए बी ए के रूप में। ठीक है, और ये डायरेक्शन किसकी हुई बेटा, आपकी ई के रूप में, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा। इनके बीच में एंगल क्या बनने है, इनके बीच में एंगल बनने है बेटा थीटा। क्या बनने है, थीटा। ठीक, जो अभी मैं एग्जाम्पल देकर समझा रहा था, वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण का। ठीक है, तो ए की जगह क्या पी है, और बी की जगह क्या है बेटा आपका ई है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और इनके पी और ई के बीच में क्या है बेटा, आपका थीटा। तो बेटा अभी जब ये द्विध्रुव घूमेगा, तो ये किस टाइप से घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, ऐसे। और ऐसे क्या होता है, घड़ी की सुइयाँ घूमती हैं। क्या घूमती हैं बेटा, घड़ी की सुइयाँ। एक बार फिर समझें कि द्विध्रुव घूम कैसा आएगा, ये घूम करके इस टाइप से आएगा। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे क्या चलता है, घड़ी की सुइयाँ चलती हैं। क्या चलती हैं, घड़ी की सुइयाँ। यानी द्विध्रुव कैसे घूम रहा है, ई डायरेक्शन से ई डायरेक्शन को, ई डायरेक्शन से ई डायरेक्शन को, यानी क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी दक्षिणावर्त दिशा में। कौन सी दिशा में घूम रहा है, दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है, यानी पी से ई की ओर को घूम रहा है। यानी पी ये है और ई ये है, तो घूम के कैसा आ रहा है, ऐसे तो आ रहा है बेटा, देखिए फिर समझो ऐसा आ रहा है, तो यानी कैसा आ रहा है, पी से ई की ओर को आ रहा है। ठीक है, तो हम जब पी से ई की ओर को आ रहा है तो डायरेक्शन इसी भी क्या होगी, यानी पी को हम पहले लिखेंगे, ई को हम बाद में लिखेंगे। यानी जिधर से घूमना स्टार्ट करेगा उसको पहले लिखेंगे, जिधर को घूमेगा उसको हम बाद में लिखेंगे। तो बेटा ये था इसका सदिश रूप। अब बेटा इसकी कुछ विशेष स्थितियाँ होती हैं, उनके बारे में हम और आइए डिस्कस करते हैं। तो क्या होती हैं, देखिए बेटा इनकी विशेष स्थितियाँ, उसके बारे में बारीकी से पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखें बेटा, ये देखिए बेटा, ये देखिए
स्थिति नंबर फर्स्ट। स्थिति नंबर फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट क्या कहती है हमसे कि जब द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर तथा क्षेत्र की दिशा में हो, यानी जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर तथा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हो। ये इसका कहने का क्या मतलब है, आइए मैं अब आपको समझाता हूँ कि ये स्थिति नंबर फर्स्ट आपसे क्या कहना चाहती है। ठीक है, इसने कहा है कि जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र कैसा हो, समांतर हो, ठीक है, और समांतर हो तथा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, ठीक है, अर्थात इसका मतलब है P यानी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, E यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों क्या हो बेटा, एक ही दिशा में हो। तो आइए समझाता हूँ ये क्या बात है। देखिए मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ मैं, वैद्युत क्षेत्र। ध्यान से समझे बेटा, ये देखिए ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और एक समान वैद्युत क्षेत्र है बेटा, सारी रेखाएं एक ही ओर को चल रही हैं। बात समझ में आई। अब हम क्या कह रहे हैं, ये तो बेटा आपकी ई की डायरेक्शन हो गई, बात समझ में आई, ये तो होगी ई की डायरेक्शन, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर रख रहे हैं, और कैसा रख रहे हैं, इसके समांतर रख रहे हैं। कैसा रख रहे हैं बेटा, समांतर। कैसा रख रहे हैं, समांतर, यानी द्विध्रुव को ऐसा रखा जाएगा कि P और E की डायरेक्शन एक ही हो। तो हम जानते हैं बेटा कि P और E की डायरेक्शन किस रूप में इसके जैसा आ सकती है। मान लीजिए मैं एक दूसरा एग्जाम्पल, ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये क्या बेटा आपका वैद्युत ध्रुव है। मान लीजिए ये आपका A है और इस पर क्या बेटा प्लस Q आवेश है, ठीक है। ये क्या बेटा आपका V है, इस पर माइनस के Q आवेश है, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था कि P की जो डायरेक्शन होती है, यानी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन होती है, हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की होती है। तो जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की यानी P की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, B से A की ओर को होगी, B से A की ओर को होगी। बात समझ में आई। और ये क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो ये भी बेटा इसी ओर को है, और ये भी बेटा यानी P का जो मान है, यानी P की जो दिशा वो भी इसी ओर को है। तो इसका मतलब क्या हुआ, P और E दोनों क्या एक ही दिशा में है। बात समझ में आ रही है। अब रही इन पर फोर्स की, कि भाई इसमें फोर्स कहाँ से लगेगा। हमने बताया था कि प्लस के आवेश पर जो बल लगता है हमेशा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, यानी F का जो मान आएगा F1 का वो आएगा QE, और वो किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अब ये बेटा क्या ऋणावेश है, और ऋणावेश पर जो बल लगता है वो हमेशा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, यानी F2 का जो मान आएगा वो इस साइड को आएगा, क्या आएगा F2, और इसका भी मान जो होगा वो QE के बराबर ही होगा। बात समझ में आ रही है। एक बात को फिर से समझें कि इस F2 का मान और F1 का मान, ठीक है बेटा, बिल्कुल बराबर है, लेकिन दिशाओं में क्या एक दूसरे के अलग है। बात समझ में आ रही है। यानी ये अब द्विध्रुव को खींचने का प्रयास कर रहे हैं, यानी F1 खींच रहा है उधर को, इस द्विध्रुव को F1 खींच रहा है इधर को, और F2 खींच रहा है बेटा इधर को, यानी द्विध्रुव को क्या कर रहे हैं, ये खींच रहे हैं इस टाइप से। बात समझिए, जैसे मैंने अभी रस्सी वाला खेल समझाया था आपको कि ये अब द्विध्रुव को दोनों बल क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। जैसे दो ग्रुप, एक ग्रुप इधर वाला, एक दूसरा वाला ग्रुप इधर वाला, अब क्या कर रहे हैं, द्विध्रुव को बेटा इस टाइप से फोर्स लगा रहे हैं। बात समझ में आ रही है। और जब फोर्स लगा रहे हैं तो बेटा इनकी क्रिया रेखा क्या एक ही है, इस कंडीशन पे क्रिया रेखा क्या है बेटा, एक ही है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, जब वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा जाता है, अर्थात P और E दोनों एक ही दिशा में होते हैं। P का मतलब है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, और E हो गया वैद्युत क्षेत्र, दोनों एक दिशा में होते हैं, ठीक है। तो उन पर जो बल काम करते हैं एक दूसरे के बराबर तो काम करते हैं, लेकिन उनकी दिशाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होती हैं, ठीक है। और उनकी क्रिया रेखा भी क्या होती है बेटा, एक ही होती है, और ये द्विध्रुव को खींचने का प्रयास करते हैं, इसको घुमाने का प्रयास नहीं करते। बात समझ में आई। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने द्विध्रुव को थोड़ा घुमा भी दिया, मान लीजिए कि आपने द्विध्रुव को कैसे घुमाया, मान लीजिए ऐसे रखा था द्विध्रुव, ठीक, आपने क्या किया, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दिया। बात समझ रहे हैं। देखिए मैं अलग से करके दिखा रहा हूँ कि आपने द्विध्रुव को कुछ ऐसा बना दिया, कैसे बना दिया, ऐसा, ठीक है। तो ये A है तो बेटा ये A रहेगा, और प्लस Q आपका ये रहेगा, ठीक है। ये B है, B पर माइनस Q है, ठीक है बेटा। अब जब ऐसा करोगे तो इस पर भी फोर्स लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में QE के बराबर, ठीक है। इस पर भी फोर्स लगेगा कैसा, QE के बराबर। तो होगा क्या बेटा कि द्विध्रुव ऐसा नहीं रह करके, यानी अपनी इस अवस्था में ना रह करके क्या आ जाएगा, ये फिर से कौन सी अवस्था में आ जाएगा, इस अवस्था में आ जाएगा। और सुन रही है, ये जो बल लगेंगे, ठीक है, इन बलों के कारण जो द्विध्रुव है अपना, ये जो बल लग रहे हैं QE, तो इनके कारण क्या होगा, द्विध्रुव इस अवस्था में न रह करके कौन सी अवस्था में आएगा, इसी अवस्था में रहना पसंद करेगा। बात समझ में आई। बात समझ में आ रही है। अगर आप थोड़ा मूवमेंट देते हैं तो मूवमेंट देने के बाद जब द्विध्रुव को छोड़ेंगे तो फिर से कौन सा आएगा, इसी अवस्था में आ जाएगा, क्योंकि जो बल लग रहे हैं वो इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो बेटा ये इसकी स्थिति कहलाती है स्थायी स्थिति या स्थायी अवस्था, स्टेबल स्टेट, ये कहलाती है बेटा आपकी स्थायी
अवस्था। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें स्थिति नंबर 2 की। हाँ, इसमें थीटा कितना रहेगा बेटा? 0 रहेगा। इसको कंडीशन को समझें, वो तो इस डायग्राम में आती है। कंडीशन देखिए, थीटा और क्या रहेगा? 0, यानी इस ई के बीच में और पी के बीच में कोई भी एंगल नहीं बन रहा है। थीटा कितना रहेगा? 0 रहेगा। आपका सूत्र ये होता है, साइन थीटा की जगह 0 रखूँगा, 0 रखूँगा। जब साइन 0 का मान क्या होता है बेटा? 0 होता है। जब 0 से गणना करूँगा पी की, तो टॉ का मान क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। अर्थात द्विध्रुव पर कोई वॉल्यूम कार्य नहीं करेगा, कार्य कर ही नहीं रहा है बेटा, वो तो खींच रहे हैं इस टाइप से, है ना। वॉल्यूम होता है क्या? घुमाने, तो घुमा तो नहीं रहे हैं ना। इस स्थिति में क्या है कि एक दूसरे को खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। ठीक। स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2 क्या है? जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, समांतर अभी भी रहेगा बेटा, लेकिन क्षेत्र की दिशा के विपरीत रहेगा। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, मैं समझाऊँ आपको। देखो, ये मैं बना रहा हूँ वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, समझने की कोशिश करना। ये मैं आपने ड्रू कर रहा हूँ आपके लिए विद्युत क्षेत्र, आपको समझाने के लिए। ये होगा आपका विद्युत क्षेत्र यानी ई। ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र समांतर, सॉरी, विद्युत ध्रुव को इसमें रखेंगे तो, ठीक है, रखेंगे भी समांतर, मतलब इसी टाइप से रखेंगे। आपको समझाने की कोशिश करूँ कि मान लीजिए आपका ये जो है वैद्युत ध्रुव है, ये क्या? वैद्युत ध्रुव है। ठीक है। ठीक है। अब इसकी विपरीत दिशा क्या होगी? मैंने क्या ना कि विपरीत दिशा में, पी और ई विपरीत दिशा में, यानी विद्युत ध्रुव को हमने क्या कर दिया? घुमा दिया। यानी जो पहले इसका एच रहा था वो इस डायरेक्शन पर था, इसको घुमाने के बाद कहाँ लिया बेटा? ये लिया है। और तो जब ये यहाँ पे आएगा घूम कर, तो ये कहाँ आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी ये वाला मूवमेंट होकर के कैसा हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आई? तो वही बात यहाँ पे है, आपका ए पॉइंट यहाँ पर आएगा, जिस पर क्या है बेटा? प्लस क्यू आवेश है, और ये आपका बी पॉइंट है, इस पर माइनस क्यू आवेश है। बात समझ में आई? इस स्थिति में अब ये पी है, अब डायरेक्शन पी की क्या होती है? इधर को होती है। हमेशा पी की डायरेक्शन क्या होती है? माइनस आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो पी की डायरेक्शन हो गई इधर को, और ई की डायरेक्शन तो ऑलरेडी इधर को है। तो बेटा डायरेक्शन कैसे हो गई? एक दूसरे के विपरीत हो गई। और जब डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होती है बेटा, तो उनके बीच में एंगल क्या होता है? 180 अंश का होता है। कितने का अंश का होता है? 180 अंश का। जब मैं इस फार्मूले 180 अंश को रखूँगा तो 180 का 0 हो जाता है, होता ही है 0। तो टो का मान क्या होता है? फिर से बेटा हमें क्या मिलेगा? टो बराबर हमें फिर से क्या मिलेगा? 0 के बराबर मिलेगा। अर्थात इस पर भी कोई वॉल्यूम कार्य नहीं कर रहा होगा। अब रही बल की बात, से बल कैसे काम करेंगे? तो हम जानते हैं कि प्लस आवेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। तो इस जो प्लस आवेश ये है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर को ही है। तो बेटा बल की जो डायरेक्शन होगी F1 की, वो आएगी इस डायरेक्शन में आएगी। यानी F1 का जो मान आएगा QE, ये QE किया इसी दिशा में आएगा, यानी द्विध्रुव को इस दिशा में दबाने का प्रयास करेगा। अच्छा, माइनस आवेश की बात करूं तो माइनस आवेश पर जो बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो बेटा ये इधर को है, लेकिन बल की डायरेक्शन क्या चाहिए? बल लेगा इस ओर को, ऐसे करके। बस में यानी ये दोनों बल F1 मान लो ये F2 हो गया, और ये भी क्या होगा? QE होगा। ठीक है, परिमाण में तो बराबर होंगे, लेकिन ये एक दूसरे के इस टाइप से लग रहे हैं, इस टाइप से, यानी द्विध्रुव को दबाने का प्रयास करेंगे। यानी F1 पर बल लगेगा, यानी Q आस पे लेगा इधर को बल, और माइनस पे लगेगा इधर को बल। तो क्या करेंगे बेटा? ये द्विध्रुव को दबाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जबकि घुमाने का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है। अगर द्विध्रुव को आप ऐसे करके छोड़ देंगे, जैसे मैं अभी दूसरे पहले ऐसा अगर छोड़ेंगे आप लोग, ठीक है, ये आपका बी पॉइंट यहाँ पर आएगा, और यहाँ पे क्या बेटा? माइनस क्यू आवेश है। ये आपका ए पॉइंट है बेटा, ए पे क्या बेटा? आपका प्लस क्यू आवेश है। ठीक है। तो जब इसको इस टाइप से छोड़ देंगे, ठीक है, तो बेटा ये अपनी प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त नहीं करेगा, वो तो और घूमने का प्रयास करेगा। बात समझ में आ रही है? यानी इस स्थिति में आप जब ई व पी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो ये इसकी अस्थायी अवस्था होती है। अर्थात ये फिर इस अवस्था में जाने का प्रयास नहीं करेगा। ठीक है, ये हमेशा इस अवस्था में आने का प्रयास करेगा, क्योंकि प्लस के पर जो बल लगेगा वो वैद्युत की दिशा में लगेगा, और ये इधर को आने का प्रयास करेगा। ठीक है। तो ये स्थिति होती है बेटा अस्थायी अवस्था। अस्थायी अवस्था। बात समझ में आ गई? अच्छा, तीसरी स्थिति क्या है बेटा? तीसरी स्थिति ये है कि जब वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? लंबवत। अर्थात P और E परस्पर कैसे हो? लंबवत हो। कैसे होते हैं लंबवत? आइए मैं बताता हूँ आपको बेटा। मान लीजिए ये आपका फिर से वैद्युत क्षेत्र बना रहा हूँ, बात को समझें। ये मैं फिर से वैद्युत क्षेत्र आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब वैद्युत ध्रुव को समांतर तो रख नहीं रहे हैं, वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख रहे हैं, सॉरी लंबवत रखना आपको। तो ये तो बेटा E की डायरेक्शन E है, ठीक है। अब मान लीजिए वैद्युत ध्रुव जो है आपका, वैद्युत ध्रुव वो इस टाइप से रखा है, ये वैद्युत ध्रुव है। बात समझ आ रही है मेरी बात? मान लीजिए आपका ये बी पॉइंट है, और ये आपका ए पॉइंट है। ठीक है, बात समझ में आई? और इस पर क्या आपका माइनस क्यू आवेश है, और इस पर आपका क्या बेटा? प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, डायरेक्शन इसी क्या होती है? हमेशा माइनस से प्लस की ओर,
किसकी, पी की, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की, यानी पी की डायरेक्शन जो होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, ठीक है। और ई की डायरेक्शन क्या है बेटा, ये है इधर को, यानी ई की डायरेक्शन, ये पी की डायरेक्शन है। तो ये बेटा एक दूसरे क्या है 90 अंश के कोण पर है, अर्थात ये क्या लंबवत है। बात समझ में आ रही है। तो जब मैं थीटा 90 अंश लूँगा बेटा तो क्या होगा, तो इस फार्मूला लिखूँगा sin 90 का मान 1 हो जाएगा, और 1 गुणा पी से करूँ तो पी ही रह जाएगा, ठीक है। और समझिए तो टोरा क्या आएगा, पी आ गया, ठीक है। इसे में लिखा इस स्थिति में अधिकतम बल यूं कार्य करेगा। अधिकतम क्यों कार्य करेगा, ये देखिए हमने दो स्थितियाँ देखी थी, है ना, दो स्थितियाँ देखी। तो पहली स्थिति में भी देखो टो का मान 0 आया, दूसरी स्थिति में भी टो का मान 0 आया, लेकिन तीसरी स्थिति में तो टो का मान 0 नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ वैल्यू तो आ रही है, पी के बराबर आ रही है। पी और ई के अगर हम कुछ मान रखेंगे तो टो का मान कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त होगा, जबकि पहली स्थिति में कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा था टो का मान, ठीक। तो इसीलिए कहा इस स्थिति में अधिकतम बल यूं कार्य करेगा, बल यूं का आघूर्ण कार्य करेगा, ठीक है। तो अधिकतम शब्द जब आया है तो मैंने क्या लगाया, मैक्स शब्द लगाया, क्या लगाया स्टूडेंट, मैक्स, ठीक है। तो टो मैक्स है पी ई। अगर बेटा इस ई को क्या मान लें बेटा, मैं 1 मान लूँ, ई को क्या मान लूँ 1, यानी ई बराबर इस फार्मूले 1 रखूँगा। तो मैं जब ई बराबर 1 रखूँगा, वैसे की तीव्रता 1 न्यूटन प्रति कूलम लूँगा, तो यहाँ पे जब 1 रखूँगा तो 1 की गुणा पी से करूँगा तो खाली क्या रह जाएगा, पी रह जाएगा। तो मैक्सिमम कॉपी हो जाएगा, इस ई की जगह 1 रखूँगा, समझ रहे हैं आप। तो इस 1 की गुणा जब मैं पी से कराऊँगा, बात समझ रहे हैं, जब इस पी से गुणा होगी उस 1 की, ठीक है, तो क्या रह जाएगा, केवल पी रह जाएगा, यानी टो मैक्स बराबर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। लेकिन इसकी विशेष स्थिति क्या है कि आपको क्या करना क्या होगा, पी को क्या लेना पड़ेगा बेटा, सॉरी ई को आपको क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, यानी वैद्युत की तीव्रता क्या लेनी पड़ेगी, आपको एकांक लेनी पड़ेगी, ठीक है। जब एकांक लेंगे तो यह अधिकतम बल आघूर्ण है, अधिकतम बल आघूर्ण है टो, ठीक है, काय कर आएगा, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के बराबर आ जाएगा। पी क्या है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है, टो क्या है, बलयूं का आघूर्ण है, और एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। लेकिन किस स्थिति में, जब हम विद्युत क्षेत्र का मान यानी ई का मान क्या ले रहे हैं, एकांक ले रहे हैं, यानी 1 ले रहे हैं, ठीक है। तो इसी के परिभाषा एग्जाम में बताऊँ स्टूडेंट कि कई बार एग्जाम में जब ये आर्टिकल पूछा गया है, इसी के साथ साथ इस आर्टिकल के साथ इसकी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी पूछी गई है। अर्थात क्वेश्चन इस टाइप से बनाया जाता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलयूम के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करो तथा उस बलयूम के आघूर्ण के आधार पर वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी दो या दीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो बेटा तो इसलिए जब ये पी के बराबर आया है तो इसी के बारे में यहाँ लिखा गया है, अतः वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस अधिकतम बलयूम के आघूर्ण के बराबर होता है, अर्थात पी टो मैक्स के बराबर होता है, जो द्विध्रुव को, किसको, द्विध्रुव को एकांक व एक समान, यानी ई का मान क्या रहेगा बेटा, 1 रहेगा, ई का मान क्या रहेगा, 1 रहेगा, और एक समान का मतलब सारी विद्युत क्षेत्र रेखा एक ही दिशा में होंगी, ठीक है, समझ में आ रही है। एकांक व एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने पर, कैसा रखा है बेटा, ये लंबवत, देखो थीटा कितना है 90 अंश रखा है, लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर कार्य करता है। समझ में आ रही है। कहने का तात्पर्य ये है, जब द्विध्रुव को एकांक व एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखेंगे तो उस पर जो कार्य करने वाला अधिकतम बलयूम का आघूर्ण होगा वो काय के बराबर होगा, द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगा, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पी के बराबर होगा। बस समझ में आ रही है। तो ये डेफिनेशन बेटा आप निश्चित ही याद करके जाएं, क्योंकि ये डेफिनेशन इस आर्टिकल के साथ अवश्य ही पूछी जाती है। अगर आपका 5 नंबर में आर्टिकल है बेटा तो 1 नंबर की डेफिनेशन आपको नंबर दिलाएगी, ठीक है। 4 नंबर में आपका आर्टिकल रहेगा और 1 नंबर की आपकी ये डेफिनेशन रहेगी। तो स्टूडेंट जब हम इतने 4 नंबर की तैयारी कर सकते हैं तो इस डेफिनेशन को भी याद कर सकते हैं। बात सुन रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में स्टूडेंट एक नंबर बहुत कीमती होता है। बात समझ में आ रही है। तो इस आर्टिकल के साथ इस डेफिनेशन की तैयारी ज़रूर करें, अगर नहीं करेंगे तो आपको 1 नंबर का नुकसान उठाना पड़ सकता है एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में 1 नंबर की बेटा बहुत वैल्यू होती है। तो डियर स्टूडेंट आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो हम अगले लेक्चर की बात करेंगे, अगला नया टॉपिक लेकर के आएंगे, लेकिन फ़िलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो। तो बेटा आज के वीडियो में बस इतना ही। आपके मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।